हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, बीडीसी, केवीएस, एमबीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीजीटी, एमपीसेट, दिल्ली ट्रिपल एसडी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, किसी भी राज्य से हो या कहीं से भी हो, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी कि समाजशास्त्र विषय से आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसी परीक्षा की जिसमें समाजशास्त्र विषय से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खासकर वो प्रतियोगी छात्र छात्राएं जरूर ध्यान दें जिसका यूपीपीजीटी लगा है, एमपी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर लगा है और आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं, यूपी पीजीटी आपका मई में एग्जाम होने वाले हैं और जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ वाले हैं जो जून के लिए लगे होंगे, तो उन सबके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप समाजशास्त्र विषय की तैयारी कर रहे हैं तो इस निःशुल्क क्लास की बेनिफिट जरूर उठाइए। इस निःशुल्क क्लास को आप लोग जरूर देखिए, इसको ना मिस करिए अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट पाना है। तो खासकर वो बच्चे जरूर ध्यान दें जो यूपीपीजीटी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का एग्जाम परीक्षाएं लगे हुए हैं और आप लोग उम्मीद करता हूं इस क्लास को देखेंगे, इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट उठाएंगे और 2025 में आप लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की बेहद जो मांग है थी सुपर 50 चल लाइए, क्लास सुपर 50 करा दीजिए। तो ये सुपर 50 यानी फटाफट परीक्षा उपयोगी की है और परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये जो 50 क्वेश्चन है यानी कि आपके 50 प्रश्न उत्तर, ये ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले हैं या परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना इनकी बनी रहती है। तो इस क्लास को आप मिस ना कीजिए, जरूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं जो है आज के क्लास सुपर 50 में क्या है। आप लोग इस क्लास को शुरू करने से पहले शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। क्लास के अंत में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और क्योंकि आपके जो यार दोस्त मित्र हैं ना, उन लोगों को भी इस क्लास को आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। इससे क्या है कि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट उन सबको भी प्राप्त हो जाया करेगा। और क्लास के अंत में मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि इसमें अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे ना, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो ये जानकारी नहीं हो पाती कि क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है या इसमें क्या कमियां रह गई जो आप लोगों के कम समझ में आ रहा है। अगर आप लोग बताएंगे तो उसी हिसाब से क्लास में जो है चेंजिंग किया जाएगा आप लोगों के जो, और आप लोगों को कैसी क्लास चाहिए ये भी बताया कीजिए कि किसी टॉपिक पे चाहिए कि किसी थिंकर पे चाहिए या प्रश्नोत्तर चाहिए तो किस प्रकार का चाहिए जो है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया थोड़ा बताया कीजिए। बाकी तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों की क्लास लेकर आता हूँ। ये जो सिलेबस है आप लोग अपना सिलेबस मिला लीजिए, देखिए हर प्रश्न आपके सिलेबस से है, क्योंकि आपका जो चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हों या आप जो है यूपी पीजीटी या एमपी, बिहार, किसी भी, राजस्थान, दिल्ली, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। अगर आप लोग पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको खुद ही जो है एहसास होता होगा कि ये सभी प्रश्न आप सबको मिलते होंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न वो प्रश्न मिलते हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जा रहे हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो आइए देखते हैं। आप लोग क्लास को शेयर कर दिए होंगे उम्मीद करता हूं, और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप लोग नोट करते चलिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। आज 50 क्वेश्चन है ये, आप लोग जो है कमर कस के तैयार हो जाइए और चाय पानी पी के बैठ जाइए। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग इधर। प्रश्न नंबर 1 आपका ये कह रहा है, समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन, ऑप्शन बी कह रहा है 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या करना,
ऑप्शन सी कह रहा औद्योगिकीकरण के मूल कारणों का व्याख्यान। ऑप्शन डी कह रहा है फ्रांस की कारणों का लेखांकन। तो कह रहा है कि सही विकल्प चुने। जो आपका ये ए बी सी डी हो गया, इन चारों में से कौन सा सही है। जो प्रश्न कह रहा है समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा थी। तो किसकी दार्शनिक अभिलाषा थी, तो ऑप्शन ए कह रहा है ए और बी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है ए और सी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है आपका सी और डी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है डी और ए सही है। तो इसका आंसर क्या है, तो आप लोग बताइए। जो है इसका आंसर आप लोग नोट करते चलिए। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये जो है ये क्या है, ए और बी दोनों सही है। तो इसमें से ए और बी कौन सा है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए इसका। ये मैं आपका ये भी दोनों घेरा कर देखिए, ये आपका दोनों ऑप्शन सही कह रहा है, ए और बी। यानी कि ऑप्शन ए कह रहा मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन। ऑप्शन बी कह रहा 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या करना। समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा थी, तो यही ए बी ही आपकी दार्शनिक अभिलाषा थी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आज 50 प्रश्न है, तो थोड़ा सा हम लोग सुपर 50 है तो तेज चलेंगे, ताकि प्रश्न जो है टाइम पे बहुत ज्यादा समय ना लगे, आपका हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो प्रश्न नंबर 2 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 2 आपका, तो प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 2, ये 2 नंबर कह रहा है आपका, जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है, उसे जाना जाता है। प्रश्न समझ गए होंगे। जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी, ठीक है, जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने, विश्लेषण करने की लागत को कम किया जाता है, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए कह रहा है आपका मशीनीकरण। ऑप्शन बी कह रहा है डिजिटलीकरण। ऑप्शन सी कह रहा है वाणिज्यीकरण। ऑप्शन डी कह रहा है वैश्वीकरण। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग नोट करते चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, डिजिटलीकरण। ठीक है, प्रश्नानुसार आप ध्यान देंगे तो इसका आंसर डिजिटलीकरण हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा सिस्टम ना, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखित निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है। ये जो भारतीय ग्रामीण समाज पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं, इनका प्रकाशन वर्ष का सही क्रम पूछ रहा है। तो ऑप्शन, तो ये सही क्रम क्या कर रहा है, ये बता रहा एन इंडियन विलेज। बी कह रहा है ए राजस्थान विलेज। सी कह रहा है इंडिया चेंजिंग विलेज। डी कह रहा है द रिमेम्बर्स विलेज। ये देखिए सारी पुस्तकें बराबर आपके परीक्षाओं में, चाहे ऑप्शन ए है, चाहे ऑप्शन ए बी है, चाहे ये सी इंडिया चेंजिंग विलेज, चाहे डी है द रिमेम्बर्स। आप देखे होंगे, प्रैक्टिस वगैरह सॉल्व करते होंगे, ये सभी पुस्तकें पूछी जाती हैं। ऐसे नहीं सबका राइटर भी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है इसमें से, ऑप्शन ए आपका कह रहा है ए बी सी डी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है बी सी डी ए सही है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सी बी डी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है सी डी ए बी सही है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, सही क्रम का मतलब जो पुस्तक है सबसे पहले इनका प्रकाशन वर्ष सबसे पहले किस पुस्तक की हुई थी, इस क्रम के अनुसार आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए आप लोग नोट करते चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, ये क्रम आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी जो ऑप्शन सी ये कह रहा पहले जो है आपका सबसे पहला ये पुस्तक लिखी गई एंड इंडियन विलेज या एंड इंडियाज विलेज। ऑप्शन सी इसके बाद लिखा गया ये इंडिया चेंजिंग। उसके बाद ऑप्शन बी ये राजस्थान विलेज लिखा गया। सबसे लास्ट में क्या लिखा गया, द रिमेम्बर्स विलेज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि शोध रिपोर्टों के शोध रिपोर्ट के तत्वों यानी कि भागों का सही क्रम क्या है। ये प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, समस्या का तर्क संगतता। यानी शोध रिपोर्ट के आधार पर ये पूछ रहा है सही क्रम इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी कह रहा है देखिए समस्या की तर्क संगतता, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष। तो ऑप्शन सी करा आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, अध्ययन का क्षेत्र, समस्या की तर्कसंगतता। ऑप्शन डी करा समस्या की तर्कसंगतता, निष्कर्ष, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो ये प्रश्न तो आप लोगों का गलत होना नहीं चाहिए। ये देखिए शोध टॉपिक से आपका प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हैं सभी के बार बार पूछा जाता है शोध से। और शोध का प्रश्न अगर आप तैयार किए रहे होंगे तो जो आपका पहला प्रश्न पूछा जाता है 50 क्वेश्चन का होता है। यूजीसी नेट जेआरएफ वाले असिस्टेंट प्रोफेसर सभी ध्यान दें, 50 क्वेश्चन जो आपका ये होता है यूजीसी नेट जेआरएफ में शोध से होता है, जो कॉमन होता है सभी के लिए कंपलसरी होता है। बाकी आपका अपना सब्जेक्ट होता है। तो ये शोध से प्रश्न जो आपका 50 क्वेश्चन आता है उसमें से आप देखे होंगे अधिक से अधिक यानी 4 से 10 रहता ही, कम से कम जो है आपका 6 से 10 क्वेश्चन तक रहता ही 50 क्वेश्चन में। तो ये भी आपका तैयार हो जाता है सब्जेक्ट का अगर आप तैयार कर रहे हैं तो शोध का ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गई आपके लिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। शोध रिपोर्ट तत्वों अनुभागों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम नोट कर लीजिए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों ऑप्शन बी हो जाएगा ये देखिए, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे देखिए समस्या की तर्कसंगतता फिर आता है समस्या, फिर हम उस पर अध्ययन करते हैं, फिर उसका आंकड़ा जो है बनाते हैं, फिर उसका जो है प्रस्तुतिकरण अच्छे से करते हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं प्रस्तुत करके इसमें क्या कंक्लूजन क्या होगा इसका आंसर। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 आपका, ये 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जो आप कर रहे हैं ठीक है, खरीदारी कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, ठीक है, इसी की बात ये कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है ई पाठशाला कहा जाता है। ऑप्शन बी करा ई अभिशासन कहा जाता है। ऑप्शन सी करा वाणिज्य कहा जाता है यानी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ई। ऑप्शन डी करा ई पर्यटन कह रहा है। तो इसका आंसर तो मुझे पता है आप सभी का सही होगा, कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी सही कर देंगे। आजकल सभी लोग जो है मोबाइल चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जो ऑनलाइन घर से बैठे किटी 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 बटन दबाएं, पसंद किए, चाहे कपड़ा हुआ, चाहे मोबाइल फोन हुआ, चाहे कोई भी चीज तुरंत डालें और उसका जो है पैसा दीजिए, खट्टे से सामान आपका घर पर आ गया और जल्द से जल्द आ जाता है। ये सबसे बड़ा वही इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या है ये वाणिज्य हो जाएगा, आप सभी को पता है, नोट कर लीजिए क्या है, ऑप्शन सी हो गया ना, ई वाणिज्य। तो इस प्रकार इसका आंसर, ऐसे प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा तो भी आपके प्रश्न ऐसे सही हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 6, ये आपका 6 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम सामान्यहीन महानगरीय शहर है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम सामान्यहीन महानगरीय शहर है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मेरठ, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हावड़ा, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका देखिए ये सामान्यहीन महानगरीय शहर की बात कर रहा है ना, तो आप लोग नोट करते चलिए, ये हावड़ा होगा, हावड़ा। तो हावड़ा कहाँ पे पड़ता है आप लोगों को जानकारी होगा, कहाँ ये आपका हावड़ा जो है कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता जो हमारा स्टेट है भारत का, वहाँ कोलकाता में, यहाँ की समय वर्तमान सीएम कौन है, आपकी ममता बनर्जी जी है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या
10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है। ये प्रश्न 7 नंबर कह रहा है आपका कि किस वर्ष तक वृद्ध लोगों यानी बुजुर्ग लोगों की संख्या 10 वर्ष से, यानी 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं 10 वर्ष के, जो है उनकी संख्या से अधिक होने की संभावना है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है 2030 तक, ये सन है सन 2030 तक। ऑप्शन बी सन 2040, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन डी 2060 ईस्वी तक। तो इसका आंसर आप लोग करंट में होंगे तो खट्टे से मार देंगे, पत्रिका वगैरह पेपर वगैरह तो पढ़ते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो जानकारी रखने के लिए अगर आप कंप्यूटर हैं तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 2030 तक। ठीक है, जो प्रश्न कह रहा है आपका 2030 तक हो जाएगा। आपका वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना बनी है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 8। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 8 नंबर प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता माना जाता है। किसका कह रहा है? सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता माना जाता है। किस थिंकर को? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है AR देसाई यानी कि अक्षयलाल रमणलाल देसाई। ऑप्शन बी कह रहा है GS घुरिये यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये। ऑप्शन सी कह रहा है MN श्रीनिवास यानी कि मसूल नरसिंह श्रीनिवासन। ऑप्शन डी कह रहा है RK मुखर्जी यानी कि रामकृष्ण मुखर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग दीजिएगा। सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 8 है, तो इसका आंसर आप लोग खटाखट दीजिए तो आपके गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय हो जाएंगे। तो गोविंद सदाशिव घुरिये यानी कि GS घुरिये, ऑप्शन बी ये सही आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 ये थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि नहीं तो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा जहां तक मैं उम्मीद करता। तो आइए देखते हैं, ये थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा ताकि आप सभी को प्रश्न सुचारू रूप से दिखे पूरी तरह से। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 9 है आपका। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? उम्मीद करता हूँ आप सभी को दिख रहा होगा पूरी स्क्रीन। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाज शास्त्रियों व सामाजिक मनोवैज्ञानिक द्वारा भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन को व्यापक रूप से किस पर केंद्रित किया गया है? तो आपका ऑप्शन ये कह रहा है जाति समुदाय के वर्गीकरण पर, ये ऑप्शन ए कह रहा। ऑप्शन बी कह रहा ग्रामीण व खेतिहर सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर। ऑप्शन सी कह रहा राज्य द्वारा ग्रामीण समाज में आरंभ किए गए सुनियोजित परिवर्तनों के विश्लेषण पर। और ऑप्शन डी कह रहा आपका भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में सांस्कृतिक अवरोधों को खोजने पर। तो ये आपका ABCD जो ऑप्शन है इसी में से आपका सही विकल्प चुनना है। ये देखिए सही विकल्प आप नोट कर लीजिए, यहाँ से चुनना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है A और B सही है। ऑप्शन बी कह रहा आपका B और C सही है। ऑप्शन सी कह रहा है C और D सही है। ऑप्शन डी कह रहा है D और A सही है। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? जो प्रश्न नंबर 9 है आप लोग बताइए, ध्यान से दीजिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्नों को आप लोग गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है इसका आंसर? ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए है आपका सही विकल्प चुने ना, इसमें चुनना तो आपका ए और बी जो है ऑप्शन ए सही है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाए? जात व समुदाय वर्गीकरण, ये ऑप्शन ए ठीक है सही है आपका। और ऑप्शन डी सही है। डी क्या है? नोट कर लिए, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में सांस्कृतिक अवरोधों को खोजने पर। ये आपका प्रश्न नंबर 9। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये बी दोनों ये सही है, ये और डी सही है। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी नहीं होगा क्योंकि ये ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ए और बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ए और बी हो जाएगा सही। आप लोग को देखिए नोट कर लीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे
ये है, और ऊपर जो आपका ए सही है, देखिए इस प्रश्नानुसार ए और बी ऑप्शन हो गया। जो जाति व समुदाय के वर्गीकरण पर ऑप्शन बी ग्रामीण व खेतिहर सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर समाजशास्त्रियों व सामाजिक मनोवैज्ञानिक द्वारा भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन को व्यापक रूप से किस पर केंद्रित किया गया है, तो आपका जाति व समुदाय के वर्गीकरण पर ग्रामीण व खेतिहर सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न थोड़ा सा, क्योंकि आज 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा तेज चला जाए। आइए थोड़ा सा आप इसकी आपके अनुसार कर दें, क्योंकि ये वो प्रश्न ठीक है। अब तो आपको मेरे ख्याल से क्लियरिटी दिख रहा होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है। प्रश्न नंबर 10 आपका ये कह रहा है, नोट कर लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है। तो आपका ऑप्शन ए प्रकारवादी, ऑप्शन बी राजनीतिक अर्थशास्त्री, ऑप्शन सी नव मार्क्सवादी, ऑप्शन डी उत्तर आधुनिकतावादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नव मार्क्सवादी जो है। यानी कि नव मार्क्सवादी कौन है आप लोग जान ही रहे हैं, ये जो कार्ल मार्क्स से निकला हुआ, कम्युनिस्टवादी से मार्क्सवादी। तो नव मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो सांस्कृतिक संकल्पना यानी किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में किया है, तो ये नव मार्क्सवादियों ने कर रखा है। तो प्रश्न नंबर 10 आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि नौकरशाही की आवश्यक विशेषता कौन सी है। नौकरशाही की आवश्यक विशेषता कौन सी है। तो आपका ऑप्शन ए करा शक्ति का पद अनुक्रम, ऑप्शन बी करा संचारक की वाहिका, ऑप्शन सी करा ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी करा अधिकारियों के मध्य अनौपचारिक संबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11th का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग नोट करते चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है आपका, ए और बी दोनों सही है। यानी कि ये कह रहा है ना कि जो आपका ये है शक्ति और पद का अनुक्रम, ऑप्शन बी कह संचार की वाहिका, तो ये दोनों सही। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नौकरशाही की आवश्यक विशेषता कौन सी है, तो आपका ए बी दोनों है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ गए होंगे आप इसका आंसर भी। आइए देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बहुतायत पूछे जा रहे हैं इस समय। तो आप लोग जो है इस क्लास को जरूर देखिए, मिस ना कीजिए और पूरी देखिए। अगर एक बार ना समझ में आए किस कारण से तो दोबारा देखिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 12 नंबर कह रहा है इमाइल दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। किसके अनुसार, इमाइल दुर्खीम महोदय के अनुसार ये कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ऑप्शन ए यह किसी प्रदत्त समाज में सामान्य है, ऑप्शन बी कह रहा है यह प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य है, ऑप्शन सी कह रहा है यह वस्तु के समान है, ऑप्शन डी कह रहा है केवल ए और सी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 12 का बताइए। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी सही है। 12 नंबर का ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये डी क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। डी कह रहा है केवल ए और सी सही है। तो ये आपका क्या कह रहा है, यह किसी प्रदत्त समाज में समान है, ये भी सही है। आपका ये सी ऑप्शन जो कह रहा है यह वस्तु के समान है, तो ये किसके अनुसार, आपकी इमाइल दुर्खीम महोदय के अनुसार जो सामाजिक तथ्य के संबंध में कौन सी बातें करते हैं, तो आपका ये और सी। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 आपका 13 नंबर प्रश्न नोट कर लीजिए। 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अनुसंधान नीति के तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अनुसंधान नीति के तत्व हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा अनामता, ऑप्शन बी कह रहा गोपनीयता, ऑप्शन सी कह रहा ए और बी दोनों सही है,
ऑप्शन डी कह रहा आत्मनिष्ठता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का, आप बताइए फटाफट जो है इसका आंसर देखिए, क्योंकि आपका ऑप्शन जो ये सी है ना, ए और बी, ऑप्शन जो है ये सी है, ए और बी दोनों सही है। क्योंकि ए और बी क्या है, आपका ए है अनामता, आपका बी है गोपनीयता। तो आपका सी, ए और बी दोनों सही कह रहा, आत्मनिष्ठता आपका डी नहीं होगा। तो इस प्रकार आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए कथन और कारण का प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 14 जो है ये कथन और कारण का है। तो कथन और कारण क्या कर रहा है आपका, अभी कथन ए, यहां से ध्यान दीजिए। अब कथन ए, अब कथन ए कह रहा है आपका वैश्वीकरण ने लोगों तथा क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन, सीमांकन तथा असंबंधीकरण को तीव्र किया है। तो इसका तर्क क्या कह रहा है, ये तर्क आर कह रहा है कि यह आर्थिक बदलाव के कारण हुआ है। फिर यहाँ आपका कह रहा है सही विकल्प चुने, मतलब ये जो है कौन सा सही हो जाएगा, कथन ए जो कह रहा है और कथन आर जो कह रहा है। तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका देखिए ना, अगर आप सही से देखेंगे तो आंसर खुद आ जाएंगे इसका। ये ऑप्शन ए कह रहा है वैश्वीकरण ने लोगों तथा क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन, सीमांकन तथा असंबंधीकरण को तीव्र किया है। ये तो एकदम फैक्ट है, सही है आपका, है ना। वैश्वीकरण ने लोगों तथा क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन का सीमांकन तो किया ही है, एक सीमा में बांध रखा है, जो असंबंधीकरण को तीव्र रूप से यानी बढ़ावा इसका दे रहा है। तो ये एकदम सही है। तो तर्क क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिए कि यह आर्थिक बदलाव के कारण हुआ है, ये भी एकदम सत्य है। यह आर्थिक बदलाव के कारण ही हुआ है, जब आर्थिक रूप से लोगों में परिवर्तन हुआ तो ये चीज आई है वैश्वीकरण में। तो इस आप देखिए यह आर्थिक क्या कह रहा है, ये आर्थिक बदलाव के कारण हुआ, क्योंकि वैश्वीकरण ने लोगों तथा क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन, सीमांकन तथा असंबंधीकरण को तीव्र किया है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो कौन सा प्रश्न इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए कह रहा ना कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आपका ऑप्शन भी करे यार दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न कह रहा किसने कहा था कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एक वर्गीकरण है। तो प्रश्न नंबर 15 है आपका। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी कह रहा है मेघनाथ देसाई, ऑप्शन सी कह रहा है हेंडरसन हेजले, ऑप्शन डी कह रहा है मार्टिन नॉव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये किसने कहा कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। तो ये किसका जो है, किसकी अवधारणा है, किस थिंकर का है, आप लोग बताइए। 15 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। तो आप लोग मेघनाथ देसाई नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेघनाथ देसाई महोदय की ये अवधारणा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 नंबर भी आपका जो प्रश्न है ये कथन और कारण का है। तो आपका कथन ये 16 नंबर प्रश्न नोट कर लीजिए आप लोग। कथन ए क्या कह रहा है, देखिए कथन ए आपका, ये कथन ए कह रहा है हरित क्रांति के बाद अंतरजातीय संबंध जजमानी से संवेद क्या है, हरित क्रांति के बाद अंतरजातीय संबंध जजमानी से संविदात्मक संबंधों में रूपांतरित हो गए हैं, ये आपका अपकथन कह रहा है। और तर्क आर क्या कह रहा है, ये तर्क आर, ठीक है, तर्क आर कह रहा है हरित क्रांति ने सेवागत जातियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाने के अवसर प्रदान किए। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, मिलान करिए, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, कथन और तर्क क्या सही है क्या गलत है बताइए। तो इसका जो है आपका हरित तर्क कह रहा है हरित क्रांति ने सेवागत
जातियों, सेवागत जातियों यानी कि प्रजागत जातियां, जो प्रजातंत्र प्रजाति जातियां होती थी। हरित क्रांति ने सेवागत जातियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाने के अवसर प्रदान किए। एकदम सही बात है इसमें। और कथन क्या कह रहा है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद अंतर जातीय संबंध, मतलब जो एक दूसरे के अंतर जातीय एक दूसरे जातियों के संबंध थे उसकी बात कर रहा है, जजमानी से संविदात्मक संबंधों में रूपांतरित हो गए हैं। संविदात्मक प्राइवेटीकरण में जजमानी, जो पहले ना जजमानी व्यवस्था थी, उसके अलावा ये संविदात्मक की बात कर रहा है अपने संबंध के हिसाब से। तो इस प्रकार आप देखिए ए आर दोनों सही हो जाएंगे, आर ए की सही जो है व्याख्या भी है। तो इस कौन सा इसमें ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो इसका आंसर आप लोग जान ही गए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन और कारण जो है सही है, एक दूसरे के जो है ठीक से व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत होगी। जो आपको प्रॉब्लम, जो दिक्कत यानी कि जो समस्या हो रही होगी, आपका जो डाउट हो रहा होगा, तो उसका मैं सभी क्लियर कराता चलूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया का उत्तर जरूर देता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं क्लास लेकर आता हूँ, क्योंकि आप ही सभी ने कमेंट करके जो है बेहद आप लोगों की मांग थी कि सर सुपर 50 करा दीजिए। तो ये सुपर 50 है, इसलिए आज आप लोग कमर कस के बैठे रहिएगा। 50 प्रश्न, क्योंकि थोड़ा सा टाइम अधिक तो लगेगा ही, और कापी पेन बैठे होंगे लेके नोट करते हुए चल रहे होंगे, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि आप सभी की परीक्षाएं लगी हुई हैं 2025 में, आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट पाना है। तो इस क्लास को आप लोग बेनिफिट उठाइए और नोट करते हुए। क्या है ना, अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे रहते हैं तो एक छोटा सा नोट बन जाता है, तो जो है परीक्षा के समय रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। उससे क्या इसका काफी जो है लाभप्रद होता है। ये चीजें अगर आप करते चल रहे होंगे तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितवंशीय है। ये जो जनजातियां दिया गया है, ये पितवंशीय जनजाति कौन सी है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी मलिक्य, ऑप्शन सी खासी, ऑप्शन डी टोडा जनजाति। तो इसका आंसर तो आप सभी का सही होगा, क्योंकि ये प्रश्न देखिए आप सब चाहे पीजीटी के हैं, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी की तैयारी कर रहे हैं, सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका टोडा जनजाति है। आप लोग जो है चैप्टर में जो जनजातीय चैप्टर है, यहाँ से काफी प्रश्न बनते हैं, वो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका। आइए प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जाति प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है। ये किस थिंकर का है कि जात प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है। तो इसका आंसर आप सभी लोग सही देंगे। ऑप्शन ए कह रहा है जीएस घुरिये, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी जिंगसन, ऑप्शन डी जेम्स फ्रेजर। तो मुझे नहीं लगता कि इसका प्रश्न का आंसर आप लोग गलत कर देंगे, क्योंकि ये कॉमन है। बाकी जो है थिंकर आपके कम महत्वपूर्ण है, एक थिंकर इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो वही हो जाएंगे जो हर सभी के सिलेबस में, चाहे आप पीजीटी वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी में जेआरएफ किसी भी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो यहाँ प्रश्न जरूर बनता है इस थिंकर से। कौन है आपके, ऑप्शन ए गोविंद सदाशिव घुरिये हो जाएंगे। तो इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका। आइए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित शहरी स्वरूप का सबसे बड़ा स्वरूप कौन सा है। निम्नलिखित शहरी स्वरूप का सबसे बड़ा स्वरूप कौन है। यानी कि ये जो प्रश्न नंबर 19 है, ये सब शहर है। आपका ऑप्शन ए मेगा सिटी, ऑप्शन बी मेटा सिटी, ऑप्शन सी महानगर, ऑप्शन डी नगर। तो इसमें सबसे बड़ा जो है कौन सा हो जाएगा, नगर है कि महानगर है कि मेटा सिटी है कि मेगा सिटी है। इसका प्रश्न का आंसर आप सभी लोग दे देंगे, जहां तक मैं जान रहा हूँ। ये मेटा सिटी आपका सबसे
बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, मेटा सिटी सबसे बड़ा हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मेटा सिटी के बाद आपका इससे छोटा मेगा सिटी आता है, फिर से छोटा महानगर आता है, सबसे छोटा आपका नगर आ जाएगा। ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आप सभी लोगों का सही होगा जहां तक मैं जानता हूं। आइए देखते हैं आप सभी के लिए अगला प्रश्न क्या है आज। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है आपका, शास्त्रीय समाज शास्त्रियों में से किसने भिन्न तरीके से तुलनात्मक वित्त का प्रयोग किया है? जो शास्त्रीय समाज शास्त्री हैं उसमें जो है इसने जो है भिन्न तरीके से तुलनात्मक वित्त का प्रयोग किया। ये तुलनात्मक वित्त की बात कर रहा है कि समाज शास्त्री द्वारा किया गया है। ठीक है, जो शास्त्रीय समाज शास्त्री हैं उन समाज शास्त्रियों की बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कह रहा है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन डी कह रहा है इमाइल दुर्खिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का? आप लोग बताइए। ये समाज शास्त्रियों में से पकड़ लीजिए आप, तो इसका आंसर सही करेंगे आप लोग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम ही तो है आपके। ठीक है, क्योंकि ऐसे देखिए एकदम कॉमन सा अलग करके दिया है तुलनात्मक वित्त से, तो यही है इमाइल दुर्खिम महोदय आपके जो तुलनात्मक बातें करते हैं आपका। आइए देखते हैं 21 प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 नोट करते हुए चलिएगा, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग नोट कर रहे होंगे। किसने शिक्षा को सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है और उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभाव के रूप में देखा है? कह रहा किसने शिक्षा को सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभाव के रूप में देखा है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी कह रहा टॉम बोटोमोर, ऑप्शन सी कह रहा लेवी, ऑप्शन डी कह रहा लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर भी आपका इमाइल दुर्खिम महोदय हो जाएंगे। नोट करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए ना, जो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका 22 प्रश्न है आपका कुला से। ये प्रश्न कुला से 22 कह रहा है आपका कुलाबिन में, ये कुलाबिन में किस जनजाति के साथ संबंध है? ये जनजातियां हैं, ये जो कुला प्रथा है ये किस जनजाति के साथ संबंध है? तो ऑप्शन ए कह रहा क्रो जनजातियां, ऑप्शन बी कह रहा एजांदे जनजातियां, ऑप्शन सी कह रहा टिकोपियंस जनजातियां, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी कह रहा टिकोपियंस जनजातियां, ऑप्शन डी कह रहा तुर्बियांडा द्वीपवासी की बात कर रहा। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि जनजातीय चैप्टर मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ काफी प्रश्न बनते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ रखे हैं। और ये तुर्बियांडा द्वीपवासी हो जाएंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तुर्बियांडा द्वीपवासी हो जाएंगे। इसका अध्ययन किसने किया है? तुर्बियांडा द्वीप समूह का किस थिंक द्वारा किया है गया है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देता है कि तुर्बियांडा जो है द्वीपवासियों का अध्ययन किसने किया है। बहुत अच्छे से अध्ययन कर रखा है और वहां से प्रश्न काफी बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 23 आज प्रश्न ज्यादा है, 50 जो है क्वेश्चन है ये फटाफट, तो इसलिए मैं इसका काफी विस्तार नहीं कर रहा हूँ, किसी का आपको बताते ही चल रहा हूँ आंसर केवल, क्योंकि अगर इसका एक एक का मैं आप लोगों का एक्सप्लेन करूंगा तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, काफी टाइम चला जाएगा और आप लोगों की परीक्षाएं निकट है, इसलिए जो ऑनलाइन नेट के रूप में मैं कराता चल रहा हूँ। अधिक से अधिक प्रश्न करा देते हैं प्रैक्टिस, ताकि आप लोग जो है परीक्षाओं में कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। अगर आप प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक किए रहेंगे तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और जो रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यू रेगुलर 6 से 8 घंटा उसका सिलेक्शन पक्का होना है। लेकिन ये पता चला जो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसका तो होना मुश्किल है। 6 से 8 घंटा ये कंटिन्यू बात कर रहा हूँ एग्जाम के करीब के पहले, लेकिन जिसका परीक्षा लगा है ना इस समय, क्या यूपीपीजीटी वाले बच्चे हैं या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हैं, तो वो लोग अब दिन रात एक करके कंटिन्यू पढ़ाई रेगुलर कर दीजिए, ताकि आप लोग अपना एक सीट ले लीजिए, अपने लिए एक सीट रिजर्व कर लीजिए,
मान के चलिए एक सीट मेरा ही मेरा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिन रात एक करके पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, वही कहावत है ना कि जो जागत हो पावत है, जो सोवत है खोवत है। अगर इस समय आप खा के सो रहे हैं ना, क्योंकि मौसम ही थोड़ा सा ऐसा आलसीपन वाला है, दूरदर्शिया है। दिन में गर्मी रहती है और रात में भी, सुबह शाम ठंडा रहता है। ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, इस मौसम का फायदा नहीं उठाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर वही है ढाक के तीन पात वाली कहावत हो जाएगी। आप ना इधर के होंगे ना तो उधर के होंगे, बाद में पश्चाताप करने से होगा। पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। वही कहावत है, जब का वर्षा जब किसी से पानी, जब समय था आप तैयार नहीं हुए, पढ़ाई लिखाई नहीं की, फिर आप जो है जब रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आप काहे पर हाथ धक के रो रहे हो। इसलिए पढ़ाई अच्छे से करिए, जो है लग जाइए कंटिन्यू। अभी का आप सभी के पास एक महीना का जो 20 दिन 25 दिन एक महीना के समय बचे हुए हैं, इस एक महीना को आप लोग दिन रात एक करके जो है कम खाना कम सोना। ठीक है, आप लोगों को यही नीति अपनानी है। आप लोग जान ही रहे ना, कम खाना कम सोना अल्पाहारे गिराए त्यागी, ये जो श्लोक है आप लोगों को ये भी याद है, इसी का पालन करते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, और पढ़ाई जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए। अब पढ़ाई का कम समय है, इसलिए प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक सॉल्व कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को करता हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या है। 23 कह रहा है आपका, किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधिता की बढ़ती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है? किसने, किस भारतीय राजनीति पर लिखी गई, किस थिंकर ने किया? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है डीएन धनागरे, ऑप्शन सी कह रहा जोया हसन, ऑप्शन बी कह रहा जोया हसन, ऑप्शन सी कह रहा रजनी कोठारी, ऑप्शन डी कह रहा आनंद कुमार। इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का? आप लोग फटाफट बताइए कि इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, रजनी कोठारी महोदय के अनुसार ये है। आप लोग नोट करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि ये भारतीय राजनीति पर लिखी गई इनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधिता की बढ़ती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से कर रखा है आपके रजनी कोठारी महोदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 प्रश्न आप लोग नोट करते हुए चलिए। 24 नंबर कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठनों का कौन सा समुच्चय निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है? क्या अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय जो विकास के संगठन है उसमें से कौन सा समुच्चय ये के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है? उसके विरुद्ध की बात कर रहा है, संघर्ष। तो आपका देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है ILO। ठीक है, ये ILO शॉर्ट फॉर्म है सबका। ये यूनिसेफ यानी कि UNICEF, यूनिसेफ, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी हो जाएगा। ये UNHCR अंकर हो जाएगा। और द क्या है, द रेड क्रॉस। ये सारे जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। ये आपका ऑप्शन बी कह रहा है, क्या कह रहा है, OXTM यानी ओक्सफैम हो गया, और UNDP यूनिसेफ, द रेड क्रॉस, द हंगर प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी का वर्ल्ड बैंक। अगला है WHO, IMF, UNDP, ILO। ठीक है, ये सभी में है, क्रम आपका सजाना है, बताना है जो है इस प्रश्नानुसार। ऑप्शन डी कह रहा है आंसर। ऑप्शन फिर अगला है CEDAW, फिर आपका UNCEF, यूनिसेफ, IMF, ऑक्सफैम। तो कौन सा इसमें हो जाएगा आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 24 का सॉरी फ्रेंड्स, 24 का आंसर आप लोग बताइए फटाफट जो है। तो इसका ध्यान देंगे तो भी सही कर पाएंगे, वरना इसका आंसर गलत कर देंगे। क्योंकि ये कह रहा ना अंतरराष्ट्रीय विकास संगठनों का कौन सा समुच्चय निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है, यानी कि गरीबी उन्मूलन निर्धनता के लिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, ऑक्सफैम, UNDP, यूनिसेफ, द रेड क्रॉस, द हंगर प्रोजेक्ट। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर खुद सही कर लिए होंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 25 नोट करते हुए चलिए। 25 आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है? क्या कह रहा है नंबर 25, आप समझ लीजिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से
किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है? तो नातेदारी प्रथा के बारे में आप लोग इसका आंसर जरूर सही देंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है। ऑप्शन ए पीएन प्रभु, ऑप्शन बी इरावती कर्वे मैडम, ऑप्शन सी जीएस घूरे, ऑप्शन डी केएम कपाड़िया महोदय हो गए। ये सब नातेदारी से संबंधित जो इन सभी ने लिख रखा है, लेकिन किसने क्या कि इस संदर्भ में के बारे में बहुत अच्छे से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भरमा करके खासकर, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर सभी को पता है, आप मुझे जहां तक लगता है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, इरावती कर्वे मैडम जो है नातेदारी व्यवस्था पर काफी विस्तार से लिख रखा है, ठीक है। आप लोग नोट करते हुए चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 26, ठीक है, क्या है 26, 26 नंबर। ये भी कथन और कारण का प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपका कथन और कारण का ही प्रश्न है, 26 नंबर कथन और कारण। ये अभिकथन ए, अभिकथन ए क्या कह रहा कि विगत वर्षों में औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी घट गई है। तो इसका तर्क क्या रहा, घटने के पीछे कारण क्या बता रहा है, ये देखिए। कारण कह रहा उद्योग का विस्तार हो रहा है और स्वचालित में वृद्धि हो रही है, तो इसका सही विकल्प चुने। यहाँ कह रहा है ये सही विकल्प चुने, तो सही विकल्प क्या दे रहा है, तो ये फिर पहले इसको देख लेते हैं, कथन और कारण को ठीक से समझते हैं कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ध्यान से देते हैं, देखिए कह रहा विगत वर्षों में औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी घट गई है। घट तो गई है विगत वर्षों में औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, एकदम सही बात है। और क्योंकि उद्योग का विस्तार हो रहा है, ये जो उद्योगों का विस्तार हो रहा है, जो स्वचालित में वृद्धि हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीनीकरण हो रहा है, तो सीधी बात है उद्योगों का अगर विस्तार हो रहा है, जब स्वचालित और में वृद्धि हो रही है यानी मशीनीकरण हो रही है, तब सारे काम मशीन से हो रहे हैं, तो इसके पीछे कारण जो है, तो इसका जो अब कथन है सही होगा। विगत वर्षों में औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी घटने के पीछे कारण यही है, औद्योगिकरण, स्वचालित यानी कि मशीनीकरण हो गया, सीधी बात है। तो इसका आंसर आपका ए आर दोनों से ही आर ए की सही व्याख्या है। कौन सा इसमें देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आर दोनों से ही आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों से ही आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि ये तो समझ गए होंगे, इसमें कुछ है नहीं है। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा और तेज चलते हैं ताकि प्रश्न छूटने ना पाए। 27 कह रहा धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है। किस पर, धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा आर एस लुई, ऑप्शन बी कह रहा ए आर रेक्टी ब्राउन, ऑप्शन सी कह रहा एल टी हाउस, ऑप्शन डी कह रहा मैक्स वेबर महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का, तो इसका आंसर एल टी हाउस महोदय हो जाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या, ऑप्शन सी एल टी हाउस महोदय, ये नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया, तो एल टी हाउस महोदय है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 यानी ये 28 नंबर प्रश्न, ये मिलान का प्रश्न है। 28 नंबर आप लोग ध्यान दीजिए, किसका मिलान का, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमिलित तो पहचान का सही विकल्प चुनिए। ये नहीं ध्यान दीजिए, मतलब इसमें से 3 सही होगा, 1 नहीं सही। ये मिलान का क्वेश्चन है, मैं साथ में लाके इसलिए बना देता हूँ क्योंकि मेरे थोड़ा सा डिस्प्ले पे स्क्रीन पे मिलान करने में दिक्कत होती, छोटा है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को उस प्रश्न को सरलीकरण में लाता हूँ, ताकि परीक्षा में भी आप लोगों के यहाँ समझे रहेंगे तो परीक्षा में करने में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है के एम कपाड़िया जो है, कौन सा मिलान सही नहीं सुमेलित है, ध्यान दी सही नहीं सुनी। ऑप्शन ए कह रहा है के एम कपाड़िया दासुद्रा बता रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है जीपी मोडाल सोशल स्ट्रक्चर, ये सही है। ऑप्शन सी कह रहा है किंसल डेविज ह्यूमन सोसाइटी, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन डी कह रहा है पीएन प्रभु हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये भी सही है आपका। तो के एम कपाड़िया थोड़ी हो जाए, दासुद्रा तो आपका है बी आर अम्बेडकर महोदय का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महोदय का, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। मैंने कहा ना, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आंसर इसका सही करके ही रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 29 प्रश्न कह रहा है आपका
किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है। प्रश्न कह रहा है किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है, कौन है ये? तो आपका ऑप्शन ए आर रिटक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी एस एफ नाडेल, ऑप्शन सी एम जिन्सबर्ग, ऑप्शन डी आर हर्थ महोदय है। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? 29 का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका आंसर आपके जिन्सबर्ग महोदय हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ये सी सही आंसर है। आप लोग नोट करते हुए चलिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 30 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस महानगर में सबसे अधिकतम अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता है। ये कह रहा है ना कि किस महानगर में सबसे अधिकतम यानी सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है बेंगलुरु, ऑप्शन बी कह रहा है मुंबई, ऑप्शन सी कह रहा है चेन्नई, ऑप्शन डी कह रहा है दिल्ली। इसका आंसर आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 30 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई। ये आपका जो प्रश्नानुसार चेन्नई हो जाएगा। क्यों चेन्नई हो जाएगा? ये देखिए प्रश्न जो आपका कह रहा है ना कि सबसे किस महानगर में, चेन्नई महानगर में अनुसूचित जातियों की जो प्रतिशतता सबसे अधिक पाई जाती है, ध्यान दीजिए। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है ये भी आपको जानना चाहिए, दिल्ली में सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक चेन्नई में, सबसे कम दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों की जो नगर है यहाँ पे सबसे बात कर रहा है, प्रतिशतता की बात कर रहा है। तो चेन्नई में सबसे अधिक, दिल्ली में सबसे कम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 31 प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने समय व स्थान को विचार से पूर्व, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने समय व स्थान को विचार से पूर्व यानी जिसे ए प्रायरी के रूप में माना है। तो ये निम्नलिखित में से कितने समय व स्थान को विचार से पूर्व ए प्रायरी, ठीक है, कहा जाता है जिसे के रूप में माना है। तो किस थिंकर ने माना है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी अगस्टाइन, ऑप्शन डी इमैनुअल कांट महोदय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इमैनुअल कांट महोदय हैं जो कि समय व स्थान को विचार से पूर्व के रूप में इसको मान रखा है आपके इमैनुअल कांट महोदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, अरे 32 ध्यान दीजिए आप लोग। 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण जीवन की एक शैली व निरंतरता की संस्कृति से संबंध है। ये शहरीकरण जीवन की एक शैली और निरंतरता की संस्कृति से संबंध है। कौन सा इसमें से ऑप्शन मतलब कौन से थिंकर संबंधित है? तो ऑप्शन ए कह रहा विलियम फुट वाइट, हेनरी मैन, विलियम फुट वाइट और हेनरी मैन। ऑप्शन बी कह रहा होमर होयट, जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी कह रहा आस्कर लेविस, लुई वर्थ, ऑप्शन डी करा अल्फ्रेड शूज और लुई डूमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? जो ये आजकल लेविस महोदय हैं और लुई वर्थ महोदय हैं। ठीक है, ये प्रश्नानुसार यही हो जाएंगे आंसर, क्योंकि शहरीकरण जीवन की एक शैली व निरंतरता की संस्कृति से संबंध, ये दो थिंकर हैं। आजकल लेविस महोदय आप जाने गरीबियों की संस्कृति यानी निरंतरता की संस्कृति का बात करते हैं। आजकल लेविस और लुई वर्थ तो ही हैं आपके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर 33 आपका। प्रश्न नंबर 33 आप लोग नोट कर लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया? किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया? तो आपका ऑप्शन ए करा आर लिंटन यानी कि रॉल्फ लिंटन महोदय, ऑप्शन बी करा एच मैन, ऑप्शन सी करा मैक्स वेबर, ऑप्शन डी करा आर के मर्टन यानी रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा फटाफट, ताकि कम समय में अधिक प्रश्न हो जाए। आपका परीक्षा का समय है इस समय, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कौन है? मैक्स वेबर महोदय। ठीक है, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न यही कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया? तो मैक्स वेबर
मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे आपकी ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 34 यानी कि 34 नंबर प्रश्न नोट करते हुए चलिए। ये प्रश्न नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सहसंबंध सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत सहसंबंध सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है बेरोजगारी का सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा है बहिर्विवाह का नियम, ऑप्शन सी कह रहा है अंतर्विवाह का नियम, ऑप्शन डी कह रहा है कौटुंबिक व्यभिचार वर्जन। प्रश्नानुसार बताइए कि कौन सा सिद्धांत सहसंबंध सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका प्रायश्चित्ता का सिद्धांत हो जाएगा। जहां तक ये 34 नंबर प्रश्न जो होगा ये इसका बेरोजगारी का सिद्धांत, बहिर्विवाह नियम, अंतर्विवाह का नियम, कौटुंबिक व्यभिचार वर्जना हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सहसंबंध सिद्धांत से संबंधित है। कौटुंबिक व्यभिचार वर्जना ही इससे संबंधित है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि 35 प्रश्न आपका अपने पर्यावरण के बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है। 35 नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि अपने पर्यावरण के बदलने के लिए, पर्यावरण आप जान ही रहे हैं, बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए श्रमिक संघ, ऑप्शन बी श्रमिक शक्ति, ऑप्शन सी आपका श्रमिक असंतोष, ऑप्शन डी श्रमिक आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का बताइए। तो श्रमिक संघ हो जाएगा इसका आंसर, श्रमिक शक्ति, संघ नहीं श्रमिक शक्ति हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही है क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है ना श्रमिक, ये देखिए ऑप्शन बी है, नोट करिए श्रमिक शक्ति कहा जाएगा इसको। गलत मत कीजिएगा आप लोग इसका प्रश्न का, क्योंकि अपने पर्यावरण को बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो श्रमिक शक्ति के द्वारा ही ये ऐसा बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काम में इतनी शक्ति में ताकत है श्रमिकों में कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये 35 समझ में आ ही गया होगा आप सभी के। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ध्यान दीजिए। और 36 कह रहा भारतीय शादी विवाह में, क्या कह रहा भारतीय शादी विवाह में प्रदर्शनीय उपभोग अधिक है, इसका कारण क्या हो सकता है। अच्छा, जो शादी विवाह में लोग प्रदर्शन करते हैं अपनी हैसियत का, दिखाते हैं खाना पीना और म्यूजिक सिस्टम वगैरह, लाइटिंग वगैरह, उसी की बातें कर रहा। इसका क्या कारण है यही बता रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा किसी व्यक्ति की जात का प्रदर्शन, ऑप्शन ए कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा महंगे भोजन कराना, ऑप्शन सी कह रहा वर्चस्व कायम रखना, ऑप्शन डी कह रहा धन व सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। तो थोड़ा सा कॉमन लगाएंगे तो सेंस, तो इसका आंसर आप लोग सही कर देंगे। जहां तक मैं जानता हूं इसका आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आपका देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शादी विवाह में यही कारण होता है। ठीक है, क्या कारण है, धन व सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। शादी विवाह में लोग जो है खूब साज सज्जा और दान दहेज की जो बातें करते हैं, जो खिलाते पिलाते हैं, तो इसका यही धन व सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना कि समाज में हम बहुत संपन्न है, हमारी सामाजिक स्थिति काफी मजबूत है, ये दिखाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 37 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित पहचान कर सही विकल्प चुने। अच्छा, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है अप्रत्यक्ष प्रयोग इमाइल दुर्खिम का बता रहा है, ऑप्शन बी सहभागी अवलोकन ब्रनिशा केस्पर मेलनोस्की का बता रहा है, ये सही भाई, सब तो सही दिख रहा है। ऑप्शन सी घटना विज्ञान अल्फ्रेड का बता रहा है, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी सही है। तो हाँ, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रयोग इमाइल दुर्खिम बात करते हैं, ब्रनिशा केस्पर मेलनोस्की ये जो है बात करते हैं आपके सहभागी अवलोकन, इन लोगों के बीच में रहकर अध्ययन कर रखा है। घटना विज्ञान या घटना विज्ञान जो है अल्फ्रेड महोदय के भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 प्रश्न कह रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रौद्योगिकी के स्वरूप को उस समय अवधि के साथ मिलाएं जिसमें वे सामान्यता प्रारंभ
एवं विकसित हुए हैं। ठीक है, तो आपका एक तरफ देखिए प्रौद्योगिकी का स्वरूप हो गया ये, ठीक है, ध्यान दीजिए। और दूसरी तरफ ये समय अवध, यानी किसका क्या समय था ये पूछ रहा है, ये कहने का है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक गणना, आणविक शक्ति, जैविक अभियांत्रिकी, ये बता रहा। देखिए इसमें आपका किसके क्रम में है मिलान करना है, सही आंसर देना है, कौन सा गलत इसमें है आप लोग बताइएगा। इसको सही ध्यान देंगे तो सही करेंगे, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, और थोड़ा सा अगर चूक जाएंगे तो आप लोग गलत भी कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिए आप लोग। तो मैं बताता चलता हूँ आपको, ध्यान दीजिए ये लोग। देखिए इलेक्ट्रॉनिक गणना, आपका ऑप्शन ए करा इलेक्ट्रॉनिक गणना, आणविक शक्ति, जैविक अभियांत्रिकी, तो ये आपका 20वीं की 21वीं शताब्दी में आई, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। ऑप्शन बी करें टेक्सटाइल्स, खनन, धातु विज्ञान, ये 18वीं शताब्दी में आई, ये भी आपका सही है। देखिए ठीक है, और ऑप्शन सी का चीनी मिल, कागज मिल, ठीक है, मध्यकालीन अवध में, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी का परिवहन एवं सड़क निर्माण 19वीं शताब्दी में काफी ज्यादा होने लगा ये निर्माण, ये भी सही है। तो सभी तो सही है। तो प्रश्न क्या करा, प्रौद्योगिकी के स्वरूप को उस समय अवध के साथ मिलाए। अच्छा, ऑप्शन भी इसमें एक्स्ट्रा दिया है क्या, ये हमारे ख्याल से ऑप्शन ये एमपी की बिहार में पूछा जाता है, 5 ऑप्शन आया छत्तीसगढ़ में, वहां से प्रश्न उठाया क्या है। तो ऑप्शन ई क्या कह रहा है, उपरोक्त सभी सही है, ये इनका उपरोक्त सभी सही है, इसका आंसर यही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, यानी कि सभी सही है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका सभी के सभी सही है, कोई गलत नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रश्न नंबर 39। समय कितना हो गया, चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है ये आपका, ध्यान दीजिए 39 प्रश्न। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में मलिन बस्तियों की जनसंख्या कितनी थी। ये 2011 जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, भारतवर्ष में मलिन बस्तियों की, जो मलिन बस्तियां होती है हर बड़े शहरों में पाई जाती हैं, जनसंख्या उनकी कितनी थी पूछ रहा। तो ऑप्शन ए कह रहा जो है 40.6 मिलियन, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा 42.6 मिलियन, ऑप्शन सी कह रहा 68.6 जो है क्या 68 मिलियन, ऑप्शन सी 68 मिलियन है, ऑप्शन डी 72 मिलियन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2011 जनगणना के अनुसार पूछ रहा है ये प्रश्न। तो इसका आंसर देखिए आप लोग ऑप्शन सी हो जाएगा, 68 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन सी 2011 के अनुसार, ये जो मैं बता रहा हूँ नोट कर लीजिए, 68 मिलियन हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत में वर्ष में मलिन बस्तियों की संख्या 68,000 मिलियन थी, और 2001 जनगणना के अनुसार 42.6 मिलियन थी। ये आपका ऑप्शन बी जो नहीं है ये है, 42.6 मिलियन थी, लेकिन इस प्रश्नानुसार 2011 की बात कर रहा है तो इसलिए आपका 68 मिलियन हो जाएगा। अगर 2001 का पूछेगा तो 42.6 मिलियन हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है आपका, प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है धर्म निष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में से कौन सा तत्व समान है। धर्म निष्ठा के अनुसार संकल्पनाओं में से कौन सा तत्व समान है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है गौरव, ऑप्शन बी कह रहा है प्रज्ञान, ऑप्शन सी कह रहा है विनम्रता, ऑप्शन डी कह रहा अंधविश्वास। तो इसका जो प्रश्न है धर्मनिष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं के आधार पर बात कर रहा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये विनम्रता हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि विनम्रता जो है धर्म हमेशा विनम्र रहने की बातें करता है। ठीक है, तो और अंधविश्वास पाखंडवाद तो यहाँ होगा नहीं, प्रज्ञान ज्ञान की गौरव, विनम्रता उसमें सबसे ज्यादा अहमियत रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है। 41 आप लोग नोट कर लीजिएगा, भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं। ये भील और मीणा जनजातियां जो है ये पूछ रहा किस राज्य में रहती है। तो आपका ऑप्शन ए करा गुजरात, ऑप्शन बी करा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी करा राजस्थान, ऑप्शन डी करा झारखंड। तो इसका आंसर फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में ये मीणा और भील जनजातियां बहुतायत के रूप में सबसे अधिक पाई जाती हैं। बाकी तो पाई तो हर जगह जाती है, लेकिन सबसे अधिक यहाँ पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका,
42, प्रश्न नंबर 42 यानी कि 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 42 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है टोबियांडा द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये प्रश्न देखिए। तो टोबियांडा द्वीप समूह की बात कर रहा है, कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन कुलारिंग, ऑप्शन बी पोर्टलेज, ऑप्शन सी कोनुबियम, ऑप्शन डी जजमानी व्यवस्था। तो इसका आंसर आप सभी लोग सही करेंगे कुलारिंग। अभी कुलारिंग प्रश्न पिछले प्रश्न में आया ही था। ठीक है, तो कुलारिंग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। प्रश्न नंबर 43, ध्यान दीजिए 43 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 43, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? ये भारत का जो कौन सा राज्य है सबसे अधिक शहरीकृत है, नहीं सबसे ज्यादा शहरीकरण वहां देखने को मिलता है, ना कि ग्रामीणकरण। तो आपका ऑप्शन ए कह केरल राज्य, ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए फटाफट। इसका आंसर कौन सा राज्य है सबसे अधिक शहरीकृत? तो इसका आंसर आपका तमिलनाडु है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी नोट करते हुए चलिए आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब 50 क्वेश्चन है, 43 हो जाएगा, हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अरे देखिए जब जल्दी करने लगते हैं ना तो लेट होने लगता है, यही दिक्कत है, इसलिए सोचते हैं छूटने ना पाए प्रश्न, आपका कम समय में हो जाए। अधिक समय लगेगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता ना। तो ये 44 प्रश्न नंबर है। 44 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है आप लोग नोट कर लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है? सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कह रहा है आपका क्या कह रहा है? जैव विविधता अधिनियम 2020 में कह रहा है लागू हुआ। ऑप्शन बी कह रहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी कह रहा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन डी कह रहा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 में। तो ये कह रहा है ना कौन सा विकल्प सही नहीं सुमेलित है, आंसर इसका देना है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका है ये 1986, ठीक है, ये सही है आपका ऑप्शन बी। वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 ये भी सही है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 में इसको बात की गई थी, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन ए है जैव विविधता अधिनियम, ये तो सही नहीं होगा क्योंकि जैव विविधता अधिनियम जो आपका 2020 में थोड़ी है, आप लोग खुद बताइए 2020 में थोड़ी है, ये आपका है कब बताइए आप लोग कब है? 2020 में नहीं है, तो ये आपका प्रश्न अनुसार ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट करिए। इसका तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, वो सोच रहा था, ध्यान दें कि दिमाग में चढ़ नहीं रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांत आंदोलन का उद्देश्य नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए करा समुद्रों की सुरक्षा, ऑप्शन बी करा जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन, ऑप्शन सी करा गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन डी करा सुरक्षित और सतत व्यापार। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। प्रश्नानुसार ऑप्शन सी गरीबी उन्मूलन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? हरित क्रांति आंदोलन का, ठीक है, गरीबी उन्मूलन थोड़ी इससे संबंधित है। बाकी आपका ये हो जाएगा सही, ए बी डी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि काफी समय हो जाएगा थोड़ा सा। तो प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिए। 46 कह रहा जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतक क्या कहलाता है? अच्छा, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा वस्तु,
ऑप्शन बी कह रहा बिंब, ऑप्शन सी कह रहा संकेत, ऑप्शन डी कह रहा प्रतीक। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतक क्या कहलाता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ना, संकेतन होगा जी, है ना। इसमें तो कुछ है नहीं, संकेत ही होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। आइए अगला आंसर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ये प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि सैद्धांतिक निष्पादन व क्रियाओं के प्रकार के मध्य किसने अधिक समानता को देखा है। क्या सैद्धांतिक निष्पादन व क्रियाओं के प्रकार के मध्य किसने अधिक समानता को देखा है। तो आपका ऑप्शन ए करा इरविन गॉफमैन, ऑप्शन बी करा हेराल्ड गार्फिंकल, ऑप्शन सी करा अल्फ्रेड शुज, ऑप्शन डी करा जॉर्ज हर्बर्ट मीड महोदय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्नानुसार इरविन गॉफमैन महोदय हो जाएंगे, क्योंकि ये सैद्धांतिक